नमस्कार। नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प दौर पर बात करने वाले हैं। महाजनपद काल। जी हाँ, ये वो समय है, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जब हमें पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास की, कह सकते हैं, एक व्यवस्थित तस्वीर मिलती है। बिल्कुल, एक तरह से शुरुआत। हाँ, और हमारे पास इस पर कुछ स्रोत भी हैं। हम्म। एक दस्तावेज है महाजनपदकाल.pdf, उसके कुछ अंश हैं, कुछ नक्शे भी। तो आज कोशिश करेंगे इन्हीं के जरिए समझने की कि ये प्राचीन राज्य, ये महाजनपद थे क्या और इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो पहले का वैदिक काल था, उसमें छोटे छोटे कबीलाई समाज थे, जनपद कहते थे उन्हें। हाँ, जनपद। वो आखिर इतने बड़े राज्यों में, जिन्हें हम महाजनपद कह रहे हैं, कैसे बदल गए? मतलब क्या वजह रही होगी इसके पीछे? देखिए, एक जो मुख्य कारण स्रोत बताते हैं वो है गंगा यमुना का जो मैदान है ना, हाँ, वहाँ लोहे का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। अच्छा, लोहा। हाँ, मतलब लोहे के फाल वाले हल आ गए, तो उस इलाके की जो सख्त जमीन थी उसे ठीक से जोतना मुमकिन हुआ, गहरा। नतीजा, खेती की पैदावार एकदम से बढ़ गई, काफी ज्यादा। ओके। और जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा तो फिर व्यापार बढ़ा, लेन देन बढ़ा और धीरे धीरे शहर बसने लगे, बड़े शहर। और सेना, उसका भी कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल, लोहे के हथियार भी तो बने, उनसे सेनाएं ज्यादा ताकतवर हो गईं, तो राज्यों के लिए अपनी सीमाएं बढ़ाना, मतलब विस्तार करना आसान हो गया। हाँ, आसान हो गया और बड़ी राजनीतिक इकाइयां बन पाईं। अच्छा, तो ये टेक्नोलॉजी का असर साफ दिखता है। अब सवाल ये है कि ऐसे कितने महाजनपदों की पहचान हुई है? मतलब कोई संख्या पता है? हाँ, जो मुख्य स्रोत है हमारे पास, जैसे बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, हाँ, सुना है। और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों में 16 महाजनपदों की लिस्ट मिलती है। 16? जी, लगता है कि ये उस दौर के सबसे प्रमुख, सबसे ताकतवर राज्य थे। 16 राज्य। अच्छा, तो चलिए इन पर थोड़ी और बात करें। हमारे पास जो स्रोत में तालिका है और नक्शा भी है, हाँ, वो क्या बताते हैं इनके बारे में? कुछ खास बातें? हाँ, वो तालिका काफी काम की है। उसमें इन 16 के नाम हैं, उनकी राजधानियां कौन सी थीं, और आज के भारत या पड़ोस के नक्शे पर वो इलाके कहाँ पड़ते हैं ये बताया गया है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे कि अंग है राजधानी चंपा, ये आज का मुंगेर भागलपुर वाला इलाका है बिहार में। ठीक है। फिर मगध, जो बहुत शक्तिशाली था, राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, पटना के पास। हाँ, काशी तो है ही, वाराणसी। हाँ, काशी। कोसल यानी अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, उधर पश्चिम में कुरु, मतलब दिल्ली मेरठ वाला इलाका। और नक्शे से क्या पता चलता है? फैलाव कैसा था? नक्शे से इनका फैलाव एकदम साफ दिखता है। मतलब उत्तर पश्चिम में देखिए तो आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहाँ गांधार और कंबोज थे। ओह, वहां तक? हाँ। और पूरब में अंग तक, और दक्षिण में भी नर्मदा गोदावरी के इलाके तक फैले थे ये। आपने मगध को शक्तिशाली कहा, इतिहास में भी इसका नाम बार बार आता है। क्या ये सच में उन 16 में सबसे आगे निकल गया था? स्रोत तो यही बताते हैं। मगध की लोकेशन बहुत अच्छी थी, शायद वहां लोहे के भंडार भी आसानी से मिलते थे। अच्छा। और कुछ राजा भी बड़े महत्वाकांक्षी हुए वहां। तो धीरे धीरे उसने बाकियों पर अपना दबदबा बना लिया, सबसे शक्तिशाली बन गया। और दक्षिण भारत का क्या? क्या कोई महाजनपद विंध्य पार करके दक्षिण तक भी पहुंचा था? हाँ, ये दिलचस्प है। उस तालिका में एक नाम आता है अश्मक, या कहीं कहीं अस्सक भी लिखा मिलता है। अश्मक? जी। इसकी राजधानी बताई गई है पोटलिस या पोदन, और ये गोदावरी नदी के किनारे थी। गोदावरी मतलब आज का महाराष्ट्र? हाँ, बिल्कुल, आज के महाराष्ट्र में। और ये अकेला ऐसा महाजनपद था जो विंध्या पहाड़ों के दक्षिण में था। कमाल है, ये तो काफी बड़ा भौगोलिक विस्तार दिखाता है उस जमाने के हिसाब से, है ना? अच्छा, एक और बात, क्या इन सभी 16 राज्यों में सरकार चलाने का तरीका एक जैसा था? मतलब हर जगह राजा ही होते थे? नहीं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्यादातर में तो राजतंत्र ही था, राजा का शासन, जैसा हम सोचते हैं। हाँ, लेकिन कम से कम 2 महाजनपद ऐसे थे जिनके बारे में स्रोत बताते हैं कि वहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्र? हाँ, उस जमाने में? हाँ, एक था वज्जी संघ, उसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी, वैशाली। और दूसरा था मल्ल, उसकी 2 राजधानियां थीं, कुशीनारा और पावा। अच्छा। इन जगहों पर शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं था, बल्कि लोगों का समूह, जिसे गण या संघ कहते थे, वो मिलकर शासन चलाता था। वाह,
ये तो बहुत बहुत आगे की बात लगती है उस युग के हिसाब से। बिल्कुल, बहुत अनूठी बात थी ये। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कह सकते हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लोहे का इस्तेमाल बढ़ा। हाँ, उसने खेती और व्यापार को एकदम बदल दिया। सही। और इसी वजह से छोटे छोटे जनपद बड़े राज्यों यानी 16 महाजनपदों में बदल गए। बिल्कुल। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले थे, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण तक। इनमें मगध सबसे ताकतवर बनकर उभरा और इनमें राजतंत्र तो था ही, पर गणतंत्र जैसी व्यवस्थाएं भी मौजूद थीं। एकदम सही सारांश है। और इस दौर को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही वो नींव है जिस पर आगे चलकर मौर्य जैसे बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। ये हमें भारत में शहरीकरण की जो दूसरी लहर कहते हैं, हाँ, और राज्य कैसे बनते हैं, उसकी शुरुआती प्रक्रिया की एक झलक देता है। दिखाता है कि समाज कैसे ज्यादा जटिल, ज्यादा संगठित हो रहा था। सही। और एक बात और सोचने वाली है जाते जाते। हाँ, बताइए। ये जो 16 महाजनपद थे, ये बस अलग थलग नहीं थे। इनके बीच लगातार संपर्क था, कभी दोस्ती, व्यापार, सहयोग, तो कभी सत्ता के लिए, संसाधनों के लिए जबरदस्त लड़ाई भी, संघर्ष। हाँ, संघर्ष तो रहा होगा। तो सोचिए, इस पूरे बदलाव के दौर में मान लीजिए कोई आम इंसान है, एक सैनिक है गांधार में दूर उत्तर पश्चिम में, और एक व्यापारी है काशी में गंगा के मैदान में। क्या उनकी रोज की जिंदगी, उनकी चिंताएं, उनकी उम्मीदें एक जैसी रही होंगी, या वो बिल्कुल अलग दुनियाओं में जी रहे थे? ये सोचने वाली बात है।